नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारी 6th क्लास की चल रही थी, जिसका आज हमारा अध्याय 6 है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ओके दोस्तों, और देखिए स्थल रूप कौन कौन से होते हैं उसे दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाया, जिससे आप लोग देख सकते हैं आसानी से। ये पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, मैदान होते हैं, ये सारी की चीज़ें आपके स्थल रूप हैं जो हमारे पृथ्वी पर अलग अलग रूप पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, अब आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर हम फटाफट से अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि हमारा चैनल इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप लोगों को यूपीएससी आईएएस प्री की पूरी तैयारी हिंदी माध्यम से करवा रहा है। क्योंकि दोस्तों हिंदी माध्यम का रिजल्ट हर साल डाउन होता जा रहा है, जिसका मेन कारण यूपीएससी आईएएस के स्टूडेंटों को हिंदी में कंटेंट का ना मिल पाना है। तो सभी कोचिंग्स इंडिया की मिलकर के ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधारा जाए। उसी क्रम में हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से हम हिंदी माध्यम का पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं। ओके दोस्तों, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग आज का पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। देखिए, वह स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंचे उठे होते हैं क्या कहलाते हैं? जैसे सपोज करके चलिए, ये हमारी भूमि है, समतल भूमि। यहाँ अगर स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि, यानी कि ये जो भूमि है, डॉट 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 अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ये जो भूमि है ये एक समान भूमि है, और कुछ इससे कुछ ऐसा उठा हुआ दिखता है, कुछ ऊंचे उठे हुए जो भाग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यही पूछना चाह रहा है आपका प्रश्न। तो क्या कहलाएंगे वो भाग? टीले कहलाएंगे, या पहाड़ी कहलाएंगी, या पर्वत कहलाएंगे, पर्वत श्रृंखला कहलाएंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है, अगर स्थलीय भाग जो आसपास की भूमि से ऊंचे उठे हुए होते हैं थोड़े से, वो आपके पहाड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? पहाड़ी कहलाते हैं। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? सपोज करके चलिए, कोई पहाड़ी आपकी 600 मीटर ऊंची है। क्या है? बिल्कुल 600 मीटर की ऊंचाई पर जा रही है, एकदम कितनी हुई? 600 मीटर की ऊंचाई है, और इसका ढाल क्या? खड़ा है। खड़ा यानी कि डायरेक्ट ऐसा कि अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरती तो डायरेक्ट नीचे आकर के गिरेगी, यानी कि चढ़ने के लिए कोई जो है क्लियर रास्ता नहीं है। यानी खड़े ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं? टीला कहते हैं, पर्वत कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं, पठार कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई की यदि कोई पहाड़ी है और उसकी ढाल जो है वो खड़ी है, तो वो आपका पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पर्वत की श्रेणी में आता है वो। ओके दोस्तों, आज से पहले आपको इस बात का जानकारी नहीं होगी, आज मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी कि पहाड़ी किससे कहते हैं और पर्वत किससे कहते हैं। क्या डिफरेंट है, बड़ा ही बारीक डिफरेंट है दोनों के बीच में, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अक्सर लोग पहाड़ी और पर्वत को एक ही समझते हैं, जबकि वो अलग हुआ करते हैं। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न से पहले ये मैंने चित्र लगाया है, देखिए झीलें हैं, ये पर्वत है, ये पठार है, ये सहायक नदियाँ हैं, ये नदी है, ये डेल्टा है, ये नदी का मुहाना है, ये वितरिकाएँ हैं, ये वो जल संधि है जो जोड़ती है प्रायद्वीप को, ये नदी की साधारण मैदान है, ये घाटियाँ हैं, ये आपकी पर्वत श्रृंखला है, ये पहाड़ी हैं, और ये आपके द्वीप हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, देखिए स्थल मंडल जिस पर हम लोग रहते हैं, यानी कि जमीन, यानी कि भूमि, समतल भूमि, स्थल मंडल के स्थल रूपों, यानी कि बहुत सारे रूप अभी मैंने पिछले चित्र में आप लोगों को दिखाए। तो स्थल मंडल के स्थल रूपों का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यानी कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे स्थलों के रूप पाए जाते हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं चट्टान है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं झरने हैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाए। तो जो उसके जो स्थल के जो रूप है, विभिन्न रूप, उसका निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होता पूछ रहा है। नहीं होता, यानी आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नहीं होता, या बाहरी प्रक्रिया द्वारा नहीं होता, या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नहीं होता है, बल्कि आंतरिक प्रक्रिया और बाहरी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है। अभी आंतरिक प्रक्रिया और ये बाहरी प्रक्रिया क्या है, ये मैं नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों को समझाऊंगा। देखिएगा, देखिए स्थल रूप निर्माण की आंतरिक एवं बाहरी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, जिस मैदान पर हम खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है,
यानी पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है दोस्तों। ये चीज़ 100% श्योर है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्लेटें हैं जो आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती रहती हैं, और प्लेटों का खिसकने के कारण ही पृथ्वी पर कभी कभी भूकंप भी महसूस किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल एक्यूरेट है। पृथ्वी पर हम खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, यानी पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। अब देखिए, प्रथम ये आंतरिक प्रक्रिया यानी पृथ्वी के अंदर की आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आप लोगों को बता देते हैं, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी की एक प्लेट के अंदर धंसने के कारण दूसरी प्लेट ऊपर की ओर बढ़ती है। जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर की ओर बढ़ती है, और जो प्लेट भारी होती है वो नीचे की ओर दबना प्रारंभ हो जाती है। तो हिमालय जो हमारा हिमालय का दिन प्रतिदिन जो बढ़ रहा है हिमालय, आप लोग उस निगाहों से नहीं देख सकते हिमालय को। विद्वानों ने जिस निगाह से देखा है, यह जिन मशीनों से उसको रिसर्च करके बताया कि जो हमारा हिमालय प्रति वर्ष ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हिमालय के बढ़ने के कारण भी पृथ्वी की नीचे की जो प्लेटें हैं उनका खिसकना है। ओके दोस्तों, और देखिए दोस्तों, बाहरी प्रक्रिया यानी कि बाहर प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया है। जो बाहरी प्रक्रिया है दोस्तों, वह जमीन के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया। बिल्कुल दोस्तों, पहले हमारा विश्व दो भागों में था। पहले हमारा विश्व एक ही भागों में बटा हुआ था, फिर वो दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। विश्व के सबसे तगड़े भूगोलविद आपके जो हुए यानी कि भूवैज्ञानिक हुए वैगनर, उन्होंने अपना वैगनर का उप महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। उन्होंने उसमें भी बताया कि महाद्वीप एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पर सरकते हैं। ओके दोस्तों, उसी में आगे ये भी बताया गया कि हमारा जो भारत है वो अफ्रीका महाद्वीप का अंग था, धीरे धीरे वो आपके एशिया महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ा। और इसी क्रम में आप लोगों को कुछ वर्तमान विद्वानों का कहना है कि भारत हमारा एशिया महाद्वीप से टूटकर भी अलग हो जाएगा आने वाले अनेकों हजारों वर्षों में। ओके दोस्तों, ये विद्वानों के मत हैं। तो बाहरी प्रक्रिया भी लगातार चल रही है, लगातार महाद्वीप टूट रहे हैं, बन रहे हैं। ओके दोस्तों, ऊपर वर्णित सभी कथन असत्य हैं। तो दोस्तों, असत्य तो नहीं है, यहाँ पर जितने भी कथन दे रखे हैं आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो देखते हैं यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं यहाँ पर। देखिए, प्रश्न नंबर आपका पांचवा, निम्न में से किस प्रकार की क्रिया पृथ्वी द्वारा सतह के नीचे, किस प्रकार की क्रिया द्वारा, देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, बेहतरीन प्रश्न है कि किस प्रकार की क्रिया द्वारा पृथ्वी की जो सतह है वो नीचे हो जाती है। देखिए, अपरदन के कारण, निक्षेपण के कारण, क्षरण के कारण, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूं, अपरदन के कारण पृथ्वी की सतह क्या होती है, नीची हो जाती है। अपरदन यानी कि मृदा का एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाना। जो कभी कभी नदियां होती हैं वो उपजाऊ मृदा को एक जगह से उठा करके दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो जिस स्थान पर से लेकर के जाती है तो उस स्थान पर पृथ्वी की सतह नीचे होगी दोस्तों। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आपको बताऊंगा। जब तक आप लोग प्रश्न नंबर छठा देखिए, निम्न में से पर्वत का प्रकार नहीं है। देखिए, कौन सा पर्वत का प्रकार नहीं है। पहले आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए, वलित पर्वत, ब्रह्मोत्थ पर्वत, या ज्वालामुखी पर्वत, या उल्कापिंडीय पर्वत। दोस्तों, वलित पर्वत भी होते हैं, ब्रह्मोत्थ पर्वत भी होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं, और उल्कापिंडीय पर्वत नहीं होते। उल्कापिंड दोस्तों अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आकर के गिरते हैं, और इतने बड़े आकार का उल्कापिंड का पृथ्वी पर आकर के गिरेगा तो पृथ्वी का तो अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते ही उस उल्कापिंड में आग लग जाती है, और आग लगने के कारण जो पृथ्वी पर गिरेगा तो जोरदारी से धमाका होगा, तो पृथ्वी पर जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो पर्वत का प्रकार आपका उल्कापिंडीय पर्वत बिल्कुल भी नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखिए इन दोनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को, या पृथ्वी की सतह से टूटकर या घिस जाने को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। देखिए, अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह पृथ्वी की नीचे हो जाती है। ओके दोस्तों, तथा निक्षेपण क्या कहलाता है वो और देख लीजिए। निक्षेपण की क्रिया द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, निक्षेपण होता है, दोबारा निर्माण करना। और देखिए, ये दोनों प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और हवा के द्वारा की जाती हैं। क्योंकि जल मृदा को एक स्थान से बहा करके दूसरे स्थान पर ले जाता है, वायु के अत्यधिक तेज वेग जैसे कि रेगिस्तान से रेगिस्तानी मृदा को उड़ा करके दूसरी जगह पर ले जाना, और बर्फ, इन तीनों के द्वारा आपके निक्षेपण यानी कि नई मृदा के निर्माण का कार्य, और अपरदन यानी कि पुरानी
जगह पर अपरदन उसको घिस करके तोड़ देना या मृदा का क्षरण कर देना इनके द्वारा होता है, जल, वायु और बर्फ के द्वारा। देखिए इसके कारण ही हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों वर्गीकृत करते हैं। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न का महत्वपूर्ण बिंदु देखिए दोस्तों। देखिए धरातली चट्टान में संपीड़न के परिणाम स्वरूप पड़ने वाले मोड़ों से वलन पर्वतों का निर्माण होता है। मैंने 3 प्रकार के पर्वत आपको बताए थे, एक वलन पर्वत होते हैं, एक भ्रष्ट पर्वत होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। तो देखिए वलन पर्वतों का निर्माण जो धरातल पर चट्टान है उनके संपीड़न के परिणाम स्वरूप जो मोड़ आते हैं ना, मोड़ों के कारण वलन पर्वतों का निर्माण होता है। आगे मैंने चित्र लगाया हुआ है। वलन पर्वत आपके इस प्रकार के होते हैं, मोड़ों को आप लोग इससे समझ सकते हैं। इस प्रकार के जो मोड़ आते हैं ना पर्वतों में, आप लोग देखते होंगे श्रृंखला बनी हुई होती है मोड़नुमा, तो ये जो मोड़ आ रहे हैं ये आपके वलन पर्वत कहलाते हैं। कौन से पर्वत कहलाते हैं? वलन पर्वत कहलाते हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आप लोग नहीं समझे हैं तो मैंने एक चित्र लगाया है आगे चल करके, उससे आप लोग समझ जाएंगे। देखिए जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार रूप से विस्थापित हो जाता है, यानी कि एक स्थान से दूसरी जगह पर चला जाता है, तब आपका भ्रष्टोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि ज्वालामुखी की फूटने से जो पर्वत का निर्माण होता है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। तीनों पर्वतों को मैंने आप लोगों को समझा दिया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है, या पर्वत का शिखर चौड़ा तथा आधार पतला होता है, पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर जलवायु ठंडी होती जाती है। देखिए दोस्तों पर्वत जो है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, ये बात बिल्कुल एब्सोल्यूट यानी कि राइट है। और देखिए पर्वत का शिखर चौड़ा, तो देखिए पर्वत कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ से हमने चालू करा तो ये आपका पर्वत है, तो आप बताइए पर्वत का शिखर कहाँ पर है? देखिए दोस्तों पर्वत का शिखर ये रहा, पर्वत का शिखर ये तो क्या पर्वत का शिखर चौड़ा है? नहीं दोस्तों, पर्वत का शिखर तो पतला है। क्या है दोस्तों? पतला है पर्वत का शिखर। और देखिए पर्वत का आधार पतला होता है, जबकि पर्वत का आधार ये रहा दोस्तों, पर्वत का आधार जो है वो चौड़ा है। तो यहाँ पर जो आपको जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल गलत दिया गया है। पर्वत का शिखर पतला होता है और आधार चौड़ा होता है। ओके दोस्तों, पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर जलवायु ठंडी होती जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। अगर आप लोग लद्दाख की साइड में जाएंगे तो वहाँ आप लोग पाएंगे कि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम है। ओके दोस्तों, देखिए उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर हमारा पहला और तीसरा कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, पृथ्वी के स्थल रूपों के संदर्भ में सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेल कीजिए। देखिए हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या होता है? हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को क्या कहा जाता है? हिमानी। हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ हिमानी कहलाती हैं। देखिए कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। क्या होती है? बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिसे हिमानी कहा जाता है। अब देखिए श्रृंखला क्या होता है, शायद आप लोग जानते हो। देखिए पर्वत की एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते जाते हैं। जो पर्वत होते हैं एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते जाते हैं, उसे श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि सपोज करके चलिए एक रेखा के रूप में यहाँ ये पर्वत है, फिर इसके बाद इससे ऊंचा एक पर्वत है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। एक श्रृंखला में, एक सीरीज में पर्वतों का पढ़ना, यानी पर्वतों की श्रृंखला, यानी कि एक सीरीज में पढ़ना क्या कहलाता है दोस्तों? श्रृंखला कहलाता है। आगे देखिए उत्खंड भ्रंश, या फिर दोस्तों इसे हार्ट्स भी कहा जाता है। हार्ट्स, उत्खंड भ्रंश क्या होता है? देखिए ऊपर उठे हुए खंड को, पर्वत का जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है, पर्वत के ऊपर उठे हुए खंड को आपके उत्कृष्ट खंड कहा जाता है। ओके दोस्तों, यानी कि हार्ट्स भी कहा जाता है। अब देखिए द्रोणिका भ्रंश या ग्रावेन क्या होता है? पर्वत के नीचे धसे हुए खंड को क्या कहते हैं? आपकी ग्रावेन कहते हैं। इन दोनों को चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है मैंने, आगे उसका चित्र दिखाऊंगा आप लोगों को। जब तक देखिए यहाँ पहले का तीसरा है और दूसरे का चौथा है आपका, और तीसरे का आपका पहला है और चौथे का आपका दूसरा है, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए वलित पर्वत, मैंने ये तो भूपट्टी है। ओके दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं,
और वलित पर्वत देखिए, वलय पड़ रहे हैं ना, वलय वलय बिल्कुल इस प्रकार से पड़ रहे हैं, तो ये वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? एकदम वल पड़ रहे हैं यहाँ पर, तो वलित पर्वत है। और देखिए इस प्रकार से, ये तो चित्र में देखा। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कि पर्वत, वलित पर्वत क्या है। देखिए यहाँ से आया और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर देखिए वलय पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए सूर्य यहाँ होकर के यहाँ घुसा, फिर यहाँ से यहाँ चला गया। ओके दोस्तों, वलय पर्वत को आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब देखिए उत्कंड भ्रंश क्या होता है। देखिए ऊपर उठा हुआ भाग जो है उत्कंड भ्रंश कहलाता है। कौन सा कहलाता है? उत्कंड भ्रंश। द्रोणिका यानी कि नीचे जो अंदर वाला भाग है इसका, वो द्रोणिका कहलाता है। उम्मीद है आप लोग समझ गएंगे। देखिए यूरोप की रायन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र का उदाहरण है। किस तरीके का? उत्खंड भ्रंश और द्रोणिका भ्रंश का। यूरोप की रायन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत, ओके दोस्तों, इस पर्वत तंत्र के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रशांत महासागर में निम्न में से कौन सा पर्वत स्थित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और शायद ही ऐसा प्रश्न है इसका जवाब अगर आपने स्टडी नहीं की है डीपली तो कभी भी नहीं दे सकते। प्रशांत महासागर में निम्न में से कौन सा पर्वत स्थित है? एवरेस्ट, मोनाकी, अरावली या निम्न में से कोई नहीं? दोस्तों प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत स्थित है। अब देखिए इसके विषय में बड़ी महत्वपूर्ण बात बता देता हूं आपको। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के अंदर स्थित हैं, जिन्हें हम लोग नहीं देख सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो शायद दोस्तों आप लोगों का जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल, भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है उसके विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूं, और शायद आप लोग जानते भी हों। माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से, देखिए बात कहां से कर रहा हूं मैं, समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहा हूं। सपोज करके चलिए ये 0 डिग्री समुद्र तल है ये, तो समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 8,850 मीटर की ऊंचाई है। इस कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत माना जाता है। परंतु दोस्तों बट आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो शायद ये सुनकर के आप चौंक जाएं, परंतु दोस्तों चौंकने की बात नहीं है। तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब है, जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, वो है मोनाकी। ओके दोस्तों, जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया मोनाकी। देखिए इसका आधार समुद्र तल से, जैसे समुद्र का जो तल है ना, इसका आधार देखिए माउंट एवरेस्ट का जो आधार है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मोनाकी का आधार समुद्र तल से बहुत नीचे से प्रारंभ होता है। ओके दोस्तों, समुद्र तल के बहुत नीचे से मोनाकी का आधार स्टार्ट होता है। यानी कि दोस्तों यूएसजीसी ने रिसर्च की, उन्होंने बताया कि जो मोनाकी पर्वत है ना, ये समुद्र के तल से 6000 मीटर नीचे है। यानी कि इसकी शुरुआत समुद्र के तल से 6000 मीटर नीचे से है। और टोटली दोस्तों इसकी जो ऊंचाई बताई गई वो आपको बताएगी 10,205 मीटर। तो आप बताइए कौन सा पर्वत बड़ा माना जाएगा? तो दोस्तों मोनाकी पर्वत बड़ा माना जाएगा। अगर समुद्र तल से बात करें तो हमारा माउंट एवरेस्ट बड़ा है, क्योंकि समुद्र तल से तो माउंट एवरेस्ट ऊपर की ओर 8,850 मीटर उठा हुआ है। परंतु दोस्तों समुद्र के अंदर से, तल से भी नीचे 6000 मीटर की गहराई में आपका मोनाकी पर्वत है। ओके दोस्तों, और कितनी ऊंचाई है इसकी? 10,205 मीटर है। उम्मीद है यहाँ पर आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वलित मैंने आप लोगों को बताया, जिस जो पर्वत श्रृंखला ऐसी होती है, बल पड़ रहे होते हैं जिसमें, तो वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, आल्प्स, एंडीज, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की अगर बात करता है तो वो हमारे भारत में, और भारत में भी राजस्थान में स्थित है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर आप जयपुर का नाम सुना होगा, तारागढ़ की पहाड़ियां, वो भी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। राजस्थान में ज़्यादातर क्षेत्रों में जयपुर हुआ, अजमेर हुआ, और आपका जो भरतपुर का क्षेत्र है, भरतपुर के अलीपुर की पहाड़ियां हैं, वो भी आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग हैं। और अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की वलित सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ओके दोस्तों, इसके साथ ही एक बात और बता देता हूं दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला के विषय में। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये पर्वत श्रृंखला घिस गई है। अपर्दन होता रहता है दोस्तों, तो अपर्दन की प्रक्रिया, अपर्दन क्या होता है? बरसात पड़ती है, ओले पड़ते हैं, हवाएं होती हैं, तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला खिस गई है।
और देख दोस्तों बलित पर्वत श्रृंखला कुछ अन्य उदाहरण बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। दोस्तों दोबारा सुनिए, उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये भी बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। दोस्तों ये दोनों क्या हैं? ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। निम्न में से वह पर्वत बताएं जो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बने हैं, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बने हैं। वो पर्वत आपसे पूछ रहा है। कौन सा है आपका? अरावली पर्वत, किलिमंजारो, फ्यूजियामा, या आपका दूसरा और तीसरा यानी किलिमंजारो और फ्यूजियामा। तो दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार के फटने पर जो पर्वत उत्पन्न हुए वो आपके किलिमंजारो और फ्यूजियामा यानी कि आपका दूसरा और तीसरा। देखिए दोस्तों, अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो देखिए कहाँ पर है, ये लिख लेना अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है और देखिए जापान में आपका फ्यूजियामा है। देखिए दोस्तों, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा जो है आपकी ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनने वाले पर्वतों के उदाहरण हैं। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार से पथ पर्वत जो है कैसे फटता है। जो ऊपर ये बादल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ज्वालामुखी की राख, भाप और गैस युक्त बादल हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लावा है। ओके दोस्तों, और ये देखिए किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें। देखिए ये जो आपको दिख रही हैं ये पिघलती चट्टानें हैं जो किनारों से जो निकल रही हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे। ये चट्टानें पिघली हुई चट्टानें हैं। ओके दोस्तों, और देखिए ज्वालामुखी शंकु का निर्माण। देखिए ये जो हो रहा है ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। किसके द्वारा होता है? राख और लावा की परतें जम जाती हैं। अत्यधिक दाब से मैग्ना का निर्माण। अत्यधिक दाब पड़ता है तो दोस्तों मैग्मा का निर्माण होता है, जिससे ज्वालामुखी पर्वत बनता है। ये तो निर्माण की प्रक्रिया हो गई। और ये आपका यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ पर्वत आप लोगों को दिखाया गया है, यानी कि अंदर इस पर्वत के अंदर ऐसी प्रक्रिया चलती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके बताएं दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 12। पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में विचार करवा रहा है? पर्वतों के संबंध में। देखिए, पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं, यानी जल को संग्रहित करते हैं पर्वत। यानी कि दो पर्वतों के बीच में अगर बरसात पड़ती है तो यहाँ पर अच्छा पानी जमा हो जाता है। दोस्तों बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिम नदियों में होता है, यानी कि हिम नदियों के पिघलने से पर्वतों से होकर के वो नदियाँ बहती हैं। और देखिए पर्वत के जल का प्रयोग आपके सिंचाई के लिए किया जा सकता है, क्योंकि उसका जल मीठा होता है। तथा पन बिजली यानी कि जो बिजली हम लाइट यूज़ करते हैं उसके उत्पादन में किया जाता है। देखिए नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि उनका जल मीठा होता है और कृषि योग्य होता है। और देखिए पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। दोस्तों आप लोगों ने हनुमान जी की कहानी सुनी हुई है। हनुमान जी हिमालय पर्वत श्रेणी से ही संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेकर के आए थे। तो दोस्तों भारतीय तो ये चीज़ पहले से ही जानते हैं कि पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और दोस्तों जीव जंतु भी पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, और देखिए वनों से हमें ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है तथा दूसरे अन्य उत्पाद जैसे गोंद और रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें पर्वतों के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। दोस्तों पर्वतों से बह करके जल आता है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के खेल हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हैग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग व स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। दोस्तों तो यहाँ पर जो सारे कथन दिए गए हैं पर्वतों के संबंध में वो सारे कथन यहाँ पर सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों पठारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पठारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए आपसे आपका प्रश्न कह रहा है। देखिए पहले तो पठार और पर्वत के बीच में मैं अंतर आपको एक छोटे से चित्र समझाना चाहूँगा। अगर ये इस तरीके से शिखर बना रहा है तो ये तो आपका है पर्वत, और अगर इस तरीके से जा करके और इस तरीके से जो आपका यहाँ पर समतल क्षेत्र बना रहा है ये आपका क्या पठार है।
इन दोनों के बीच में ये बड़ा ही मोटा मोटा अंतर है, जिसे देख करके हम समझ सकते हैं पर्वत क्या होता है और पठार क्या होता है। देखिए, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। देखिए, मैंने बताया आप लोगों को उठी हुई और सपाट भूमि होती है। पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं। दोस्तों, इसके काफ़ी किनारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और 2-3 किनारे भी हो सकते हैं। इसके ढाल खड़े होते हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल सीधा बनाया, खड़े ढाल हैं इसके एकदम। ओके दोस्तों, इसकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। यानी कि दोस्तों, पठार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। ओके दोस्तों, और कभी कभी पठारों पर क्या होता है कि वहाँ के जनजातीय लोगों के समूह नीचे से मृदा ले जाकर के ऊपर डाल लेते हैं और वहाँ पर आपकी खेती भी करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए तो दोस्तों, इस प्रश्न के यहाँ पर आपके सारे विकल्प सही हैं। यहाँ देखिए, मैंने पठार का चित्र लगाया है। ये बिल्कुल आपके खड़े हुए हैं और देखिए ऊपर बिल्कुल समतल भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल खड़े हुए हैं और ये पठार कहलाते हैं। आपके ऊपर पूरा समतल भाग है, आप देख पा रहे होंगे, एकदम समतल भाग है ऊपर, यानी कि पर्वतों की तरह चोंच या शिखर इनका निकला हुआ नहीं है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 13वां। विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में से कौन सा? तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, युगांडा का पठार, या निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार हमारा तिब्बत का पठार है और इससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे प्राचीन पठार निम्न में से कौन सा है? क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे प्राचीन पठार निम्न में से कौन सा है? दक्कन का पठार, केन्या तंजानिया का पठार, युगांडा अफ्रीकी का पठार, या आपका ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। दोस्तों, इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है भारत का सबसे प्राचीन पठार हमारा दक्कन का पठार है। और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को मिल जाएगी। अब देखिए, प्रश्न नंबर 15वां, निम्न में से कौन सा पठार सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है? हीरे यानी डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही तीनों यहाँ पर। निम्न में से कौन सा पठार डायमंड और आपके गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है? अफ्रीका का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ, अफ्रीका का पठार आपके सोना और हीरो यानी कि डायमंड और गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। अब इन तीनों प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। किसकी है दोस्तों? तिब्बत के पठार की। अब दूसरे प्रश्न की महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। और देखिए, अफ्रीका का पठार जो है सोना हीरो के लिए प्रसिद्ध है। भारत के छोटा नागपुर के पठार में सोना, कोयला, मैग्नीज के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। देखिए, अफ्रीका के पठार में तो सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है वो तो, और भारत के छोटा नागपुर के पठार में सोना, कोयला, मैग्नीज के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देखिए नीचे दी गई सूची प्रथम को सूची देते हुए सुमेर कीजिए। देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है? तो डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, शिव समुद्रम हमारा जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। और देखिए, हुड्रू जलप्रपात हमारी स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुड्रू जलप्रपात स्थित है। ओके दोस्तों, अब देखिए जोंग जलप्रपात हमारे कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। किस पर? शरावती नदी पर स्थित है। और देखिए, धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन पहले का पहला ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17वें पर। देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को बताइए। देखिए, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। क्या है? मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। मैदानों के विषय में कह रहा है, ये रहा हमारा मैदान और ये हमारा समुद्र का पानी। तो दोस्तों, समुद्र का तल अगर हमने ये माना तो यहाँ से ये मात्र 200 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचे नहीं होते मैदान हमारे। ओके दोस्तों, जिस पर हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, कृषि करते हैं। और देखिए, कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं यानी बिल्कुल एक से होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। तरंगित यानी कि तरंगें ऐसी जो आप देखते हैं लहरें सी बनी हुई होती हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैदान नदियों के पास होते हैं और नदियों के पास होने के कारण वो उपजाऊ भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। और दोस्तों, यह परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। दोस्तों, समतल भूमि में रोडों का निर्माण आसानी से हो जाता है। और देखिए, भारत में सिंधु का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सिंधु नदी कब की समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में अस्तित्व हमारा गंगा नदी का है। गंगा नदी का जो मैदान है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ओके दोस्तों, असत्य कथन पूछ रहा था, तो यहाँ पर चौथा असत्य कथन है, क्योंकि भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसी के साथ ही एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, मैदानों का निर्माण कैसे हुआ, इस संबंध में मैं एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, नदियाँ पर्वतों के ढालों पर देखिए पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं, जैसे कि दोस्तों पत्थरों को, बालू को, शिष्ट यानी कीचड़ को, और जो घाटियाँ होती हैं उनमें ले जाकर के उसको भर देती हैं, जिससे मैदानों का निर्माण हो जाता है। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 18वां, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस नदी के मैदानों में निवास करती है। गंगा में, यांगित्स नदी पर, सरस्वती नदी पर, या ब्रह्मपुत्र निवास नहीं करती है। पूछ रहा दोस्तों कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या निम्न में से किस नदी के मैदानों में निवास नहीं करती है। तो दोस्तों, गंगा नदी के किनारे पर या मैदानों पर भी सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, भारत में। और आपकी यांगित्स नदी चीन में, इसके किनारे पर, इसके मैदानों में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों, सरस्वती नदी जो है प्राय लुप्त हो गई है, तो इसके किनारे पर जनसंख्या निवास करती है नहीं करती, इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस प्रश्न का जो गलत उत्तर नहीं है वो यही है। और ब्रह्मपुत्र के किनारे पर भी आपकी काफ़ी संख्या में जनसंख्या निवास करती है, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर तीसरा सरस्वती नदी। ओके दोस्तों, इस प्रकार आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से बताएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।